हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सबका नर्सिंग क्लासेस में वेलकम। मैं सचिन अवस्थी आपको एमएसएन पढ़ा रहा था और अपन ने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया था इन्फ्लामेशन वाला। आज अपन नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है वुंड। आज अपन वुंड वाले चैप्टर को अच्छी तरह पढ़ने वाले हैं। काफी डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा सर्जरी का टॉपिक है ये ना। अपन ने पिछली क्लास में जो इन्फ्लामेशन पढ़ा था वो मेडिसिन का टॉपिक बताया जाता है। अब उसी से रिलेटेड ये एक टॉपिक होता है, इन्फ्लामेशन से रिलेटेड ये चैप्टर है वुंड। ओके, जो सर्जरी का पार्ट होता है। तो आज अपन पढ़ते हैं वुंड को। तो हर कोई टॉपिक है, चैप्टर डाल दो सेकंड वुंड। ठीक है, आज अपन वुंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि वुंड होता क्या है। घाव, जिसे अपन नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं घाव होना, कि मुझे एक घाव हो गया, वुंड हो गया। जब भी आप ऑपरेशन कराते हो तो उसके बाद में वुंड क्रिएट होता है, एक्सीडेंट होता है तो वुंड क्रिएट होता है। तो ये वुंड होता क्या है? देखो, अपनी स्किन होती है, वो एक नॉर्मल स्किन की इंटीग्रिटी होती है, कंटिन्यूस इंटीग्रिटी होती है स्किन की। यदि स्किन की इंटेग्रिटी का ब्रेक हो जाता है, स्किन की इंटेग्रिटी टूट जाती है, इसी को अपन क्या बोलते हैं? वुंड। वुंड की ओरिजिनल डेफिनेशन यही है कि ब्रेक द कंटिन्यूटी ऑफ स्किन इंटेग्रिटी नॉन एज वुंड। वुंड क्या है कि वुंड की स्किन की जो नॉर्मल इंटेग्रिटी है वो ब्रेक डाउन होना। मतलब स्किन है मेरी, ये स्किन की इंटेग्रिटी है, नॉर्मल है, यदि मैं यहाँ से इसको ब्रेक कर देता हूँ तो वुंड हो जाएगा। तो नॉर्मल डेफिनेशन सबसे अपन लिखते हैं, ए वुंड इज breakdown of normal skin integrity। नॉर्मल जो स्किन की इंटेग्रिटी है उसका ब्रेक डाउन होना ही क्या कहलाता है? वुंड कहलाता है। अब ये स्किन की इंटेग्रिटी है, ये सुपरफिशियल भी हो सकती है, मतलब कि थोड़ा सा वुंड हो, और डीप भी हो सकती है, तो गहरा वुंड हो। तो अपन कहते हैं ना गहरा घाव है या सुपरफिशियल घाव है। तो ये होता है, इसको अपन ये कह सकते हैं ब्रेक डाउन। ये भी लिख सकते हैं ब्रेक डाउन में वेरी सुपरफिशियल एंड, या सुपरफिशियल लिखो, सुपरफिशियल टू सुपरफिशियल कट टू डीप, डीप लिखो, या फुल थिकनेस लिख सकते हो, फुल थिकनेस ऑफ स्किन लेयर। मतलब कि ये सुपरफिशियल स्किन लेयर का एक सुपरफिशियल कट भी हो सकता है, और डीप जाके फुल थिकनेस, मतलब कि डर्मिस, एपिडर्मिस, डर्मिस, इवन आपकी सबक्यूटेनियस फैट मसल्स तक भी ये कट लग सकता है। तो वुंड क्या होता है? नॉर्मल जो स्किन होती है उसकी इंटीग्रिटी होती है, उस इंटीग्रिटी का ब्रेक होना ही क्या कहलाता है? वुंड कहलाता है। सिंपल डेफिनेशन यही है, हर बुक जो बड़ी बड़ी बुक होती है उनमें यही डेफिनेशन इसकी लिखी जाती है। क्लियर हुई आपको ये बात? ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं, आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे वुंड का क्लासिफिकेशन। थोड़ा अटपटा होता है, काफी बड़ा सारा क्लासिफिकेशन है, काफी तरीके के बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया गया है। बल्कि एक बेसिस नहीं, जो ओपन वुंड होता है, क्लोज वुंड होता है, एक क्लासिफिकेशन ये हो गया, एक होता है अक्यूट क्रोनिक हो गया। ऐसे काफी सारे बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया गया है ना। अपन आज इसका क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। तो हेडिंग डालो क्लासिफिकेशन ऑफ वुंड। आज अपन वुंड का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, और इसमें एक क्लासिफिकेशन आता है डिग्री ऑफ कंटामिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वो, कि वो काफी सारे वाइवा देती है। आप किसी सर्जन के पास जाओगे तो सबसे पहले वो ये डिग्री ऑफ कंटामिनेशन वाला पॉइंट होता है, इसको बहुत पूछते हैं, काफी फेमस है डिग्री ऑफ कंटामिनेशन। वैसे अपन वन बाय वन करके पढ़ते हैं, सारे बेसिस है, जितने बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है इन सबको अपन वन बाय वन करके पढ़ते हैं। ओके, अपन किन किन बेसिस पे पढ़ेंगे ये एक बार मैं आपको लिखवा देता हूँ, है ना। जैसे पहला पढ़ेंगे अपन अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन। ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, जिसमें आता है क्रॉनिक वुंड आएगा, अक्यूट वुंड आएगा, इनको अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, दूसरा अपन पढ़ेंगे, पहला ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, दूसरा अपन पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू स्किन इंटेग्रिटी पे, कि एक आता है कि ओपन वुंड आएगा और एक आता है आपका क्लोज वुंड आएगा। तो इसके हिसाब से अपन पढ़ेंगे कि ओपन वुंड, क्लोज वुंड, ये स्किन इंटेग्रिटी के हिसाब से अपन पढ़ेंगे। और जो थर्ड आएगा सबसे इंपॉर्टेंट आता है डिग्री ऑफ कंटामिनेशन, कि कोई जो वुंड है वो कितना गंदा है, कितना डर्टी है, कितना क्लीन है, इसको अपन पढ़ेंगे। तो डिग्री ऑफ कंटामिनेशन को अपन इसके बाद में पढ़ेंगे। थर्ड पे अपन पढ़ेंगे डिग्री ऑफ द कंटामिनेशन। और नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन डेप्थ ऑफ वुंड, कि वुंड कितना डेप्थ है, इसमें अपन पढ़ेंगे पार्शियल थिकनेस है या फुल थिकनेस वुंड है, इसको अपन पढ़ेंगे। तो अपन अलग अलग टाइप पे अलग अलग तरीके के क्या पढ़ेंगे? वुंड का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो आज अपन इसको पढ़ते हैं। आज अपन एक छोटा सा टॉपिक और कवर कर लेंगे, कि वुंड को कौन कौन से, जो घाव बढ़ता है उसको कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो इफेक्ट करते हैं। घाव भरने के लिए कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो डिले वुंड हीलिंग का कोज बनते हैं, जो घाव को भरने नहीं देते। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, है ना।
अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, कि ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग जो वुंड होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, अपन इसको देखते हैं। तो आपको मैंने पहले बता दिया कि दो टाइप के वुंड होते हैं, एक तो होता है अक्यूट वुंड और एक होता है आपका क्रॉनिक वुंड। तो दो टाइप के वुंड होते हैं ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग। ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग वुंड कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। ठीक है, अपन पहला देख लेते हैं। इस पेन से लिखते हैं, पहला लिखते हैं अक्यूट वुंड। अक्यूट वुंड क्या होता है, देखो आप नॉर्मल कहीं जा रहे हो, रास्ते में जा रहे हो, ठीक है, आप नॉर्मल किसी रास्ते में जा रहे हो और आपका एक्सीडेंट हो गया, आप गिर गए और आपकी जो खाल है, जो आपकी स्किन है वो क्या हो गई है, ब्रेक डाउन हो गई है, पील ऑफ हो गई है और आपको यहाँ पे तो काफी सारा घाव लग गया, चोट लग गई है। ठीक है, यूजुअली हम जानते हैं कि जो आपके घाव लग गया, चोट लग गई, वो एक महीने में ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 वीक में, 21 दिन का एक नॉर्मल प्रोसेस होता है जिसको अपन आगे बढ़ेंगे वुंड हीलिंग का। तो 21 मतलब कि 3 से 4 वीक में वो घाव बढ़ जाता है इजीली। और अच्छा एग्जांपल बताता हूँ कि आपने किसी इंसान के ऑपरेशन हुई, अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, तो अपेंडिक्स के ऑपरेशन में काफी सारा एक इंसिजन लगा, कट लगा, लेकिन अपन देखते हैं कि कट की प्रॉपर ड्रेसिंग जो होती है ना, तो वो जो घाव है वो 3 या 4 वीक में क्या हो जाता है, पूरा भर जाता है। तो एक हर घाव का एक नॉर्मल प्रेडिक्टेबल टाइम पीरियड होता है कि इतने दिन में ये घाव बढ़ जाता है। आइडियली 3-4 वीक में नॉर्मल घाव है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, मतलब वुंड हीलिंग प्रॉपर हो जाती है। इस प्रोसेस को ऐसा जो एक्सपेक्टेड टाइम के अकॉर्डिंग जो घाव बढ़ जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, वुंड हील, मतलब अक्यूट वुंड बोलते हैं। ठीक है, तो यूजुअली अक्यूट वुंड के बारे में अपन लिखें तो यूजुअली टेक डेज टू वीक, वो कुछ दिनों से लेके कुछ वीक में वो घाव क्या है, बढ़ जाता है। आइडियली अपन ले 2 से 3 वीक में कोई घाव होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो जो अक्यूट वुंड होता है उसमें नॉर्मल 2 से 3 वीक में कोई घाव भरना होता है, अपन नॉर्मल 2 से 3 वीक ड्रेसिंग करके रखते हैं घाव की, ताकि उसमें कोई इन्फेक्शन ना लगे और उसको अच्छी तरह केयर करते हैं तो बढ़ जाता है। ऐसे घाव को अक्यूट वुंड बोलते हैं। मतलब अपन कह सकते हैं कि चांस या रिस्क ऑफ इन्फेक्शन इज लो, कि इनमें जो इन्फेक्शन लगने की जो रिस्क होती है वो क्या होती है, कम होती है, इतनी ज्यादा रिस्क नहीं होती इन तरह के वुंड में इन्फेक्शन लगने की। नॉर्मल ये नॉर्मल वुंड होते हैं। लेकिन आपने देखा कि कोई वुंड होता है, आप करा के आए हो सर्जरी अपेंडिक्स की और उसमें घाव है, लेकिन आपने घर जाके उस वुंड की अच्छी तरह केयर नहीं करी, उस पर गंदे संदे हाथ लगा रहे हो आप, उसमें इन्फेक्शन कोज कर दिया, तो वो घाव जो 3 वीक में भर जाना चाहिए था, इन्फेक्शन लगने की वजह से आपने गंदे हाथ लगाए, प्रॉपर ड्रेसिंग नहीं करी, इन्फेक्शन की वजह से उस घाव को भरने में 2 महीने लग गए, 3 महीने लग गए। वो कहते हैं कि एंड वो घाव सड़ गया, वो घाव ठीक नहीं हुआ, तो उसको अपन बोलते हैं क्रॉनिक वुंड। यदि उस घाव में इन्फेक्शन लग गया, कोई भी ऐसा फैक्टर जो वुंड हीलिंग नहीं हो पा रही, तो उनको बोलते हैं क्रॉनिक वुंड। मतलब कि 4 से 6 वीक से ज्यादा हो, यदि किसी घाव को वुंड हीलिंग नहीं होती, घाव भरने में 4 से 6 वीक से ज्यादा लग जाते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, क्रॉनिक वुंड बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मली क्रॉनिक वुंड क्या होता है, मतलब जिनमें आप कह सकते हो डिले वुंड हीलिंग, मतलब इन घावों में वुंड हीलिंग होती है वो क्या होती है, डिले होती है, तो अपन कह सकते हैं डिले वुंड हीलिंग। अगर इन गांवों में वुंड हीलिंग है वो क्या होती है, बहुत डिले हो जाती है। ठीक है, ये अपन कह सकते हैं कि इन गांवों में इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। वो देखो, आप जहां पे भी किसी इंसान के वुंड रहेगा, ओपन वुंड रहेगा, वहां पे इन्फेक्शन का सोर्स वो बनता ही बनता है। यदि मेरे यहाँ पे कोई घाव है, स्किन ब्रेक डाउन हो गई है, तो वहां पे इन्फेक्शन होगा ही होगा, यदि आप उसको खुला छोड़ रहे हो या आप उसकी सही तरह केयर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्मली क्रोनिक वुंड के यदि अपन एग्जाम्पल की बात करेंगे, तो आप सबने नाम सुना होगा डायबिटिक फुट का। आप सबने एक नाम सुना होगा डायबिटिक फुट का। ठीक है, आपको मैं समझाता हूँ डायबिटिक फुट क्या है, आगे बढ़ाऊंगा भी, कि जिन इंसानों के डायबिटीज होता है ना, तो आपको पता है कि जिन इंसानों के डायबिटीज होता है ना, उनके घाव बहुत धीमे से बढ़ते हैं, उनके घाव नहीं बढ़ते, है ना, उनका घाव नहीं बढ़ता। इसलिए अपन कहते हैं कि जब भी आप ऑपरेशन कराने जाते हो तो डॉक्टर सबसे पहले कहते हैं कि इनका शुगर लेवल ठीक है ना, इनको डायबिटिक तो नहीं है। यदि डायबिटिक ज्यादा हुआ तो पेशेंट के घाव नहीं बढ़ते, क्योंकि बॉडी में शुगर बहुत होता है, वो बैक्टीरिया को शुगर पसंद है। यदि उस वुंड में भी शुगर आ गया और तो बैक्टीरिया और ज्यादा अटैच होंगे उस पे, तो यदि किसी इंसान के डायबिटिक होता है तो उसका घाव नहीं बढ़ता। तो क्या होता है कि नॉर्मल डायबिटिक वाला पेशेंट है, उसकी न्यूरोपैथी रहती है पेरिफेरल, तो वो क्या अपने पैरों को बहुत तेज तेज क्या करते हैं, खुजालते रहते हैं, उनमें कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ टेढ़ा मेढ़ा करते रहते हैं। तो उनके क्या होता है, नॉर्मली एक बार पाँव में यदि कोई घाव हो गया, पैर में कोई घाव हो गया, तो वहां पे वो हील नहीं हो पाता, धीरे धीरे वो जो पैर होता है ना वो सड़ने लगता है, वो घाव बढ़ता ही नहीं है। यदि डायबिटिक वाले पेशेंट के पैर में कोई घाव होने लग गया, तो धीरे धीरे वो घाव है ना भरता नहीं है, धीरे धीरे वो बड़ा होता जाता है।
और एंड में 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, वो घाव को दिखाने जाता है डॉक्टर को, और डॉक्टर कहता है ये तो भर ही नहीं रहा, और एंड में वो घाव बिल्कुल इतना खराब हो जाता है कि पूरे पैर को सड़ा देता है। इसको अपन बोलते हैं डायबिटिक फुट। और एंड में इसका एक इलाज होता है, उस पाँव को, उस पैर को काट देना, फुट को पूरे को काट दिया जाता है, एम्पुटेशन कर दिया जाता है। इसको अपन बोलते हैं डायबिटिक फुट। तो इसमें डायबिटिक फुट में जो घाव है वो भरता नहीं है, मतलब कि ये क्या होता है, एक डायबिटिक फुट है वो क्रोनिक वुंड का एग्जाम्पल होता है। ऐसे ही मैं आपको एक एग्जाम्पल और दे रहा हूँ, पेप्टिक अल्सर, सॉरी पेप्टिक अल्सर नहीं, प्रेशर अल्सर। ठीक है, एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, प्रेशर अल्सर। मेरे को पता है कि जब मैं आईसीयू में ड्यूटी करता, तो वहां पे एक पेशेंट थी जो 50 दिन तक आईसीयू में एडमिट रही थी, क्योंकि उसको 50 दिन तक वेंटिलेटर सपोर्ट की नीड पड़ी थी उसको, है ना। एक पेशेंट थी, उसको 50 दिन के लिए, वो डे 50 पे उसकी डेथ हो गई थी, और उसको 50 दिन तक डेथ नहीं हुई, मुझे याद नहीं है कि वो डे 50 तक वो 50 दिन आईसीयू में रही थी। अब जब आईसीयू में कोई पेशेंट रहता है तो वो बेड रिडन पेशेंट होता है, वो अपने 24 घंटे में से लगभग वो 18 घंटे वो बेड पे निकालता है, 18 घंटे तक वो बेड रिडन रहता है। अब यदि कोई पेशेंट बेड रिडन रहता है और एक ही पोजीशन में वो पेशेंट पड़ा रहता है, तो उसके प्रेशर अल्सर क्रिएट हो जाते हैं। ऐसा आप पढ़ोगे, प्रेशर अल्सर बेड सोर बोलते हैं इन्हें, आप फंडामेंटल में इनको पढ़ोगे, फाउंडेशन में आपको पढ़ाया जाएगा। तो वो घाव होते हैं जो प्रेशर की वजह से होते हैं, प्रेशर अल्सर वाले घाव होते हैं, ये भी क्रोनिक चलते हैं, और इनमें ग्रेड 1, सेकंड, थर्ड, 4 होती है। तो यदि किसी इंसान के प्रेशर अल्सर हो गया, तो वो घाव भी इतनी जल्दी नहीं भरने वाला होता है, क्योंकि वो उसमें प्रेशर पड़ा रहता है, और प्रेशर भी कहीं ना कहीं जो वुंड हीलिंग होता है उसको क्या करता है, डिले करता है। ठीक है, तो जो प्रेशर अल्सर होता है, एंड में ये देखा गया कि उसके पीठ पे जो सैक्रल रीजन था, उस पे एक धब्बा था, घाव था। हम उसकी केयर करें, उसकी अलग अलग तरह की ड्रेसिंग करते हैं, धीरे धीरे वो घाव है ना वो गहरा होता गया, और एंड में इतना गहरा हो गया था कि उसकी बोन दिखने लग गई थी, टनल सी बन गई थी। एंड में फिर उसको प्लास्टिक सर्जरी के लिए एडमिट किया था, प्लास्टिक सर्जरी के लिए भेजा गया था। जब वो हमारे यहाँ से ठीक हुई थी, वैसे ठीक हुई नहीं वो पेशेंट बाद में अनफॉर्चुनेटली, और उसको प्रेशर अल्सर के लिए प्लास्टिक सर्जरी के पास भेजा गया। उसकी प्लास्टिक सर्जरी हुई तो इतना बड़ा घाव हो जाता है कि जो नॉर्मल हीलिंग के बाद भी नहीं भरता। ठीक है, बहुत डीप हो जाते हैं। तो प्रेशर अल्सर होते हैं, ये भी काफी क्या होते हैं, काफी लंबे टाइम तक चलने वाले वुंड है, इनको अपन बोलते हैं क्रोनिक वुंड। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने देखा कि एक होता है अक्यूट वुंड, एक होता है क्रोनिक वुंड। तो क्रोनिक वुंड का यदि अपन टाइम पीरियड भी लेंगे, तो आप कह सकते हो कि ऐसे वुंड जिनको 4 से 6 वीक से ज्यादा लग जाता है भरने में, उनको अपन क्या बोलते हैं, क्रोनिक वुंड बोलते हैं। क्लियर, इतनी बात आपको समझ में आई, क्रोनिक वुंड और अक्यूट वुंड आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू स्किन इंटेग्रिटी। स्किन इंटेग्रिटी के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू स्किन इंटेग्रिटी, अपन स्किन की इंटेग्रिटी के हिसाब से देखते हैं, तो वुंड भी 2 तरीके के होते हैं स्किन की इंटेग्रिटी के हिसाब से। 2 तरह के कौन कौन से वुंड होते हैं, एक तो होता है ओपन वुंड और एक होता है क्लोज वुंड। इनको अपन देखते हैं, ओपन वुंड क्या होता है, क्लोज वुंड क्या होता है, इनको अपन समझते हैं। ठीक है, पहले अपन पढ़ते हैं ओपन वुंड। ओपन वुंड क्या होता है, ओपन वुंड समझो। कोई इंसान है, रास्ते में जा रहा है और उसका एक्सीडेंट हो गया है, और आपको दिख रहा है कि उसके अंदर स्किन का ब्रेकडाउन हो गया है, घाव आ गया है, चोट हो गई है, और उसकी स्किन है वो फट चुकी है। यदि आपकी स्किन है वो फट जाती है, तो उसको और आपको अंदर की इंटरनल स्ट्रक्चर एक्सपोज होती है, दिखने लगती है, तो ऐसी स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं ओपन वुंड। ऐसा घाव जिसमें स्किन है वो क्या हो गई है, खुल गई है, स्किन रप्चर हो गई है, तो उनको क्या बोलते हैं, ओपन वुंड बोलते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हो स्किन सरफेस इज रप्चर, स्किन की सरफेस है वो क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है, एंड इंटरनल स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर्स आर विजिबल, और जो अंदर की स्ट्रक्चर है वो क्या है, दिखने लगती है, विजिबल होती है। ठीक है, जब बाहर की स्किन है वो फट जाएगी, अंदर की जो स्ट्रक्चर होती है, चाहे वो मसल्स हो, वो दिखने लगती है, तो ऐसे वुंड को अपन क्या बोलते हैं, ओपन वुंड बोलते हैं। और ऐसे वुंड में आपको ये भी पता है कि जो इन्फेक्शन के चांस है वो भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, मतलब कि इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, मतलब ऐसे वुंड में जो इन्फेक्शन की रिस्क है वो भी क्या होने वाली है, बढ़ जाएगी। इंक्रीज रिस्क ऑफ द इन्फेक्शन, इन्फेक्शन है उसके रखने के चांस ज्यादा होते हैं, इसलिए उस पर प्रॉपर ड्रेसिंग करके रखते हैं कि कोई इन्फेक्शन लग ना जाए। हम प्रॉपर ड्रेसिंग करके रखेंगे कि बाहर से कोई इन्फेक्शन बैक्टीरिया वो अंदर ना आए। ठीक है, बार बार एंटीबायोटिक क्रीम लगाएंगे उस पर, तो अपन घाव है वो ओपन वुंड होता है। इसके यदि आप एग्जाम्पल दो, तो आप 3 तरह के एग्जाम्पल लिखते हैं इसमें, 3 या 4 तरीके का। एक होता है एब्रेजन, मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा कि एब्रेजन ये होता क्या है। एब्रेजन क्या होता है, मान लो आप साइकिल से गिरे और आपको खरोच आ जाती है लंबी सारी, ओनली एपिथेलियल लेयर है, ऊपर की लेयर हटती है, उसको बोलते हैं एब्रेजन आना, जिसको आप नॉर्मल लैंग्वेज में खरोच बोलते हो, कि मेरे को खरोच आ गई, तो थोड़ा एपिथेलियम में वो अट गया, दर्द हो रहा है, उसमें चिरमराहट हो रहा है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एब्रेजन बोलते हैं।
ठीक है। लेकिन घाव गहरा हो गया, उसमें ब्लीडिंग आ रही है आपको, और वो आपकी डर्मिस को भी क्रॉस कर गया, तो गहरा घाव होता है, उनको अपन बोलते हैं लैसिरेशन। क्या बोलते हैं? लैसिरेशन। यदि आपका घाव गहरा हो जाता है, अंदर तक घाव चले गया, ठीक है, कई लोगों के आप देखो अंदर तक घाव चल जाता है, स्किन काफी अंदर तक उनके डैमेज हो जाता है, इंटरनल स्ट्रक्चर, उनको बोलते हैं लैसिरेशन। ठीक है। और एक होता है इंसिजन। इंसिजन तो आप सब जानते हो, जो आप ओटी में लगाते हो, ऑपरेशन थिएटर में जो डॉक्टर कट लगाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? इंसिजन बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं इंसिजन होता है, उसमें भी तो स्किन की इंटेग्रिटी ब्रेक होती है ना, स्किन तो टच रहती नहीं है, तो वो भी क्या होता है आपका? ओपन वुंड का टाइप होता है। ओपन वुंड में इंटरनल स्ट्रक्चर होती है, वो विजिबल होती है, इसलिए उनमें जो आपको रिस्क ऑफ इन्फेक्शन होता है वो क्या होता है? ज्यादा होता है। ऑन अनदर हैंड, दूसरा यदि अपन बात करते हैं, तो वो कौन सा होता है आपका? क्लोज वुंड। कौन सी स्ट्रक्चर होती है? क्लोज वुंड स्ट्रक्चर होती है। और क्लोज वुंड में आपको पता है कि स्किन इंटेग्रिटी है वो मेंटेन होती है ना, स्किन इंटेग्रिटी इज मेंटेन। ठीक है, स्किन की इंटेग्रिटी मेंटेन होती है, मतलब कि नो विजिबल इंटरनल स्ट्रक्चर। जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है वो क्या नहीं होती? विजिबल नहीं होती है। ऐसे घाव को अपन क्या बोलते हैं? क्लोज वुंड बोलते हैं। हाँ, ठीक है। इसमें ये लिख सकते हो कि डैमेज होता है, डैमेज इंटरनल टिश्यू, और जो अंदर सॉफ्ट टिश्यू है उनका क्या होता है? डैमेज होता है, ये अपन बोल सकते हैं। यदि आप एग्जाम्पल की बात करो तो आप कह सकते हो हीमेटोमा, जो अंदर खून जमा हो जाता है उसको बोलते हैं हीमेटोमा। ये आप बोल सकते हो ब्रूसेज, है ना। एक मिनट, ये आप बोल सकते हो ब्रूसेज। समझो होता क्या है। सपोज करो आपका एक कोई दोस्त है, खेलता खेलता उसके जो क्रिकेट की बॉल है वो उसके सिर पे जाके लगी, तो क्या होता है? उसके बाहर से तो स्किन है वो आप बिल्कुल कहोगे बाहर से तो कोई खून वून नहीं आ रहा, बाहर से कोई खून वून नहीं आ रहा, लेकिन उसके अंदर है वो बिल्कुल नीला नीला हो गया है, और वो बल्ब टाइप में आ गया, वो थोड़ा फूल गया है। मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर के अंदर कहीं ना कहीं घाव बन गया है, अंदर कहीं ना कहीं उसके घाव बन गया है, जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं अंदर वो क्या हो गए हैं? डैमेज हो गए हैं। बाहर से नहीं दिख रहा, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं जो सॉफ्ट टिश्यू है वो क्या हो गए हैं? डैमेज हो चुके हैं, उसको अंदर घाव बन गया। लेकिन बाहर जो स्किन है वो क्या है? स्किन की इंटेग्रिटी है वो मेंटेन है, इसलिए आपको खून बहता हुआ नहीं देगा, खून है वो अंदर ही अंदर इकट्ठा हो रहा है। ऐसे वुंड को अपन क्या बोलते हैं? क्लोज वुंड बोलते हैं। आप एक लाइन में लिख सकते हो कि क्लोज वुंड होते हैं वो ज्यादा पेनफुल होते हैं, है ना। क्लोज वुंड इज मोर पेनफुल। क्लोज वुंड है वो ज्यादा पेनफुल होते हैं, बिकॉज बिकॉज प्रेशर ऑन सेंसरी नर्व, जो सेंसरी नर्व है उन पे वो क्या डालते हैं? ज्यादा प्रेशर डालते हैं, इसलिए अपन कह सकते हैं कि जो क्लोज वुंड होते हैं वो क्या होते हैं? ज्यादा पेनफुल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जो सेंसरी नर्व होती है उन पे वो प्रेशर डालते हैं। यदि वुंड खुल जाएगा तो प्रेशर नहीं पड़ेगा, प्रेशर नहीं पड़ेगा तो पेन नहीं होगा। लेकिन क्लोज वुंड में तो खून भी बह रहा है, अंदर ही अंदर प्रेशर इकट्ठा हो रहा है, तो आपकी स्किन फूल जाती है। ठीक है, साथ में प्रेशर पड़ रहा है, तो नर्व उनको नोसियोसेप्टर नर्व होती है वो क्या कर लेती है? सेंस कर लेती है, और आपको पेन ज्यादा होता है, इसलिए कहते हैं क्लोज वुंड में पेन ज्यादा होता है। बस आपको करना क्या है? आप आइस पैक लगाओ, उनको वैजो कॉन्स्ट्रिक्ट कर दो, मतलब कि ब्लीडिंग को कम करना है। इनमें अपन आइस पैक लगा के इनको कंट्रोल करते हैं, जबकि ओपन वुंड में अपन को क्लीन करना होता है, ड्रेसिंग करना होता है कि इन्फेक्शन ना हो। क्लियर? अब नेक्स्ट टॉपिक लिख लो आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, डिग्री ऑफ कंटामिनेशन, है ना। हेडिंग डालो डिग्री ऑफ कंटामिनेशन, और इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो। क्या होता है डिग्री ऑफ कंटामिनेशन, इसको समझते हैं। ओके, डिग्री ऑफ कंटामिनेशन एग्जैक्टली बताता ये चीज है कि कोई भी घाव है वो कितना गहरा है। ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट वाली 10 मिनट ये होने वाली है। हर सर्जन होगा, यदि सर्जन के आप कभी पल्ले पे आ गए तो सर्जन ये ही टॉपिक पूछेगा, यदि सर्जन पेपर बनाने पे आ गया तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, डिग्री ऑफ कंटामिनेशन क्या होता है इसको समझो। डिग्री ऑफ कंटामिनेशन एग्जैक्टली ये बताना चाहता है कि कोई भी घाव है वो कितना गहरा है, सॉरी कितना साफ है, कितना क्लीन है, या कोई घाव कितना डर्टी है, कितना गंदा है, कितना डिले हीलिंग करेगा। ठीक है, तो इस चीज को बताने के लिए डिग्री ऑफ कंटामिनेशन को अपन यूज करते हैं। इस बेसिस पे टोटल 4 तरीके के अपन को क्या देखने को मिलेंगे? वुंड देखने को मिलते हैं। कितने? 4 तरीके के वुंड अपन को देखने को मिलते हैं। कौन कौन से होते हैं 4 तरह के वुंड? एक बार मैं नाम लिख देता हूँ। पहला होता है क्लीन वुंड, बिल्कुल साफ सुथरा वो बच्चा है, बिल्कुल साफ सुथरा बच्चा है, नीट एंड क्लीन बच्चा है। ठीक है, दूसरा आता है आपका क्लीन कंटामिनेट वुंड, मतलब क्लीन भी है और कंटामिनेट भी है।
क्लीन कंटामिनेट वुंड, ठीक है। थर्ड बच्चा आता है जिसको अपन बोलते हैं कंटामिनेट वुंड, ये गंदा है, कंटामिनेट वुंड। और लास्ट आता है डर्टी वुंड। कौन सा आता है? डर्टी वुंड। तो ये चार तरीके के वुंड अपन देखने को मिलते हैं, क्लीन वुंड, क्लीन कंटामिनेट वुंड एंड डर्टी वुंड। ये चार तरीके के वुंड है। कौन कौन से वुंड है, किस वुंड में क्या होता है, इसको अपन देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला वुंड है क्लीन वुंड। क्या होता है क्लीन वुंड? ऐसा वुंड जिसमें कोई बैक्टीरियल इंफेक्शन नहीं होता, बिल्कुल क्लीन वुंड है, इसमें कोई बैक्टीरियल इंफेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हो इसमें नो बैक्टीरियल इंफेक्शन, ऐसे वुंड में कोई बैक्टीरियल इंफेक्शन नहीं होगा, बल्कि नो बैक्टीरियल इंफेक्शन। ये बिल्कुल क्लीन है और इसमें किसी तरीके का बैक्टीरियल इंफेक्शन नहीं होने वाला है। ये अपन कह सकते हैं अनइंफेक्टेड वुंड, अनइंफेक्टेड वुंड, ठीक है। अब बात है एग्जांपल समझाओ कि हमको समझ में नहीं आया, इसका एग्जांपल क्या होता है। एग्जांपल लिख सकते हो, आपने कोई सर्जरी कराई, ठीक है। तो जब सर्जरी होता है तो आप ओटी में जानते हो कितनी स्टेबिलिटी मेंटेन की जाती है, बहुत स्ट्राइट मैटर से करा जाता है, एक एक चीज नई यूज होती है, एक ब्लेड भी इवन है ना वो नई यूज होगी, एक सीजर भी यूज हो रही है तो वो ऑटोक्लेव के बाद यूज होती है। कोई भी गंदी चीज बिल्कुल ओटी के अंदर बैक्टीरिया की परमिशन होती ही नहीं है, बिल्कुल स्टराइल एनवायरनमेंट क्रिएट करके ओटी की जाती है, ठीक है। तो यदि ओटी में किसी इंसान को थायराइड की सर्जरी हो रही है, ब्रेस्ट की सर्जरी हो रही है, कोई भी सर्जरी हो रही है, तो बिल्कुल सेफ एनवायरनमेंट में की जाती है, वहां पे इन्फेक्शन होने का डर बिल्कुल नहीं होता है। तो ऐसे जो इंसिजन वाले कट होते हैं या ऐसे जो वुंड होते हैं जो ओटी में क्रिएट होते हैं, सेफ एनवायरनमेंट में क्रिएट होते हैं, उनको अपन बोलते हैं क्लीन वुंड। ये वीआईपी वुंड है ना। एग्जांपल आप लिख सकते हो थायराइड, थायराइड सर्जरी इंसिजन, थायराइड की सर्जरी में जो इंसिजन लगता है वो हो गया, ठीक है। आप तो लिख सकते हो ब्रेस्ट सर्जरी का, ब्रेस्ट सर्जरी है तो इनमें जो वुंड बनते हैं वो बिल्कुल स्टराइल होते हैं। उनमें स्टाइल हकीकत में ये भी होता है कि वुंड हो गया उसके बाद में आप शिफ्ट होते हो वार्ड में तो डेली ड्रेसिंग की जाती है कि बाहर का कोई बैक्टीरिया उस वुंड के अंदर ना जा सके, ठीक है। तो ऐसे वुंड को अपन बोलते हैं क्लीन वुंड। और इनमें क्या होता है कि मिनिमम रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, मिनिमम, या आप लिख सकते हो नो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। ऐसे वुंड में जो इन्फेक्शन की रिस्क है वो बिल्कुल कम होता है, मिनिमम रिस्क ऑफ इन्फेक्शन इनमें रहता है, ठीक है। इसके बाद अपन जो सेकंड वुंड है वो पढ़ते हैं क्लीन कंटामिनेट वुंड, क्लीन कंटामिनेट वुंड। अब ये क्या होता है इसको मैं समझाता हूँ। कभी आपने ये एक चीज जरूर पढ़ा होगा कि अपनी ह्यूमन बॉडी में जब ओटी करते हैं तो बिल्कुल स्टेराइल मेथड यूज करते हैं, लेकिन आपने एक फैक्ट जरूर पढ़ा होगा कि अपनी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, कौन सी एलिमेंट्री कैनाल होती है, मतलब कि गैस्ट्रो वाली, आपकी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है और आपका जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट होता है। रेस्पिरेटरी थोड़ा कम होता है लेकिन ये दो है, जेनाइटो यूरिनरी और आपका गैस्ट्रिक, इनको कंटामिनेट माना जाता है कि इनमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। तो यदि अपन देखें तो आपके गैस्ट्रिक ट्रैक्ट में, गैस्ट्रो ट्रैक्ट में और जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट में आपके बैक्टीरिया प्रेजेंट होते ही होते हैं, ठीक है। यदि कोई सर्जरी, मैं गैस्ट्रिक ट्रैक्ट की कोई सर्जरी कर रहा हूं तो ये भी है कि वहां भी बैक्टीरिया होंगे ही होंगे, चाहे मैं कितनी स्टेराइल टेक्निक से करूं। आप सबको पता है कि गैस्ट्रिक सिस्टम में, जीआईटी पाथ एलिमेंट्री कैनाल में और जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट में और थोड़े बहुत रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में बैक्टीरिया होते ही होते हैं, प्रेजेंट होते ही होते हैं। तो यदि वहां पे कोई इंसिजन लगेगा तो उस वुंड में भी थोड़े बहुत तो बैक्टीरिया रहेंगे ही रहेंगे ना, लेकिन बहुत थोड़े बहुत होते हैं, वो बहुत कम होते हैं क्योंकि अपन सर्जरी कर रहे हैं, बहुत स्टेराइल मैनर से कर रहे हैं। वो थोड़े बहुत बैक्टीरिया है वो उस घाव को डैमेज नहीं करेंगे, वुंड हीलिंग को इफेक्ट ज्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत ही इफेक्ट करेंगे। तो ऐसे ऐसे जो घाव होते हैं, ऐसे जो इंसिजन होते हैं कि वो बिल्कुल क्लीन है, बिल्कुल क्लीन है, बिल्कुल एसेप्टिक टेक्निक से करे गए हैं, लेकिन उनमें थोड़ा बहुत इन्फेक्शन रहता है तो उनको अपन क्या बोलते हैं, क्लीन कंटामिनेट वुंड बोलते हैं, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं वुंड आर कंटामिनेट, कि ये वुंड होते हैं वो कंटामिनेट होते हैं, वुंड आर कंटामिनेट बट, या लिखो विद मिनिमम अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया थोड़े बहुत बैक्टीरिया की वजह से क्या होते हैं, कंटामिनेट होते हैं। दूसरी बात आप ये लिख सकते हो कि नो साइन, मतलब कि ये जो वुंड है वो इतने नहीं है जो उस घाव को खराब कर दे, तो नो साइन ऑफ
इन्फ्लामेशन, कि यहाँ पे इन्फ्लामेशन का कोई साइन आपको देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे इन्फ्लामेशन का साइन आपको देखने को नहीं मिलता है। तो ये बनेगा कि ऐसे वुंड को अपन क्या बोलते हैं, क्लीन कंटामिनेट वुंड बोलते हैं। यदि आप एग्जांपल लिखना चाहो तो आप कह सकते हो कि एलिमेंट्री कैनाल सर्जरी, एलिमेंट्री कैनाल की जो सर्जरी होती है, या जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट में जो सर्जरी होती है वो, या आप कह सकते हो थोड़ा बहुत रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जो सर्जरी होती है उनमें जो वुंड क्रिएट होते हैं वो सब किसका एग्जांपल है, क्लीन कंटामिनेट वुंड के एग्जांपल है। लेकिन यहाँ पे इनफैक्ट मतलब वुंड है उसमें बैक्टीरिया होंगे लेकिन वो कोई साइन एंड सिम्टम इन्फ्लेमेशन के नहीं दिखाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन कंटामिनेट वुंड। नेक्स्ट कौन सा है, कंटामिनेट वुंड, और इसको समझो आप। कंटामिनेट वुंड क्या होता है, सपोज करो आप एक सर्जरी बहुत अच्छी तरीके से सर्जरी कर रहे हो, सर्जन है बहुत अच्छे तरीके से सर्जरी कर रहा है, कोई भी सर्जरी इंसिजन मारा उसने, मान लो कोलेसिस्टेक्टमी की सर्जरी है, ठीक है, वो बिल्कुल प्रॉपर मेथड में कर रहा है, प्रॉपर। मैंने बताया कि जनरल जो गैस्ट्रिक सिस्टम की सर्जरी है, जनरल सर्जरी है, वो किस में आती है, क्लीन कंटामिनेट में आती है, कि वो नॉर्मल एसेप्टिक टेक्निक में होती है। ठीक है, लेकिन मानो कोई सर्जन है वो कोलेसिस्टेक्टमी कर रहा है, ठीक है, क्लीन वुंड है, क्लीन वुंड है, बाद में जाके थोड़ा बहुत इन्फेक्शन लगेगा, नेचुरल इन्फेक्शन वो लगेगा, लेकिन सपोज करो उसने जो बाउल है, जो आपकी इंटेस्टाइन है, उसको क्या कर दिया, रप्चर कर दिया, उसको कट कर दिया और पूरी स्टेबिलिटी खराब हो गई। ठीक है, पूरी स्टेबिलिटी में ब्रेक डाउन हो गया, उसमें जो इंसिजन था वो इंसिजन में इन्फेक्शन आ गया, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, फिर कंटामिनेट वुंड बोलेंगे। जी आई है वो स्पिल हो गया उस घाव के ऊपर, तो कंटामिनेट वुंड है। ठीक है, सपोज करो कि वो डॉक्टर है जो आपकी आर्टरी लगा रहा था, जो आर्टरी से वो यूज कर रहा था, कैंची जिसको बोलते हैं, सीजर यूज कर रहा था, सीजर गलती से हाथ से छूट गया और उसने उसी सीजर को उठा के आपके वो वुंड को दोबारा काट रहा है, उसको उसमें यूज कर रहा है, तो आप कह सकते हो कि वहां भी स्टेबिलिटी ब्रेक हो गई। यदि कहीं भी यदि ऑपरेशन कर रहे हो वहां पे स्टेबिलिटी ब्रेक हो जाती है, हालांकि बैक्टीरिया में क्या पहुंच गए हैं, पैथोजन पहुंच गए हैं, बैक्टीरिया पहुंच गए हैं, सॉरी बैक्टीरिया नहीं वुंड में, तो उसको अपन बोलते हैं क्लीन सॉरी कंटामिनेट वुंड, कि वो वुंड है वो कंटामिनेट कर दिया है। यदि कहीं भी आपकी एसेप्टिक टेक्निक ब्रेक होती है, स्टेबिलिटी ब्रेक होती है, तो वुंड कंटामिनेट हो जाता है, और ऐसे को अपन क्या बोल सकते हैं, फिर कंटामिनेट वुंड बोलते हैं। तो आप लिख सकते हो मेजर ब्रेकडाउन ऑफ एसेप्टिक टेक्निक, जो एसेप्टिक टेक्निक है वो क्या हुई है, ब्रेक डाउन हो गई है। मतलब आप कह भी सकते हो कि मेजर बैक्टीरिया प्रेजेंट इन वुंड, जो वुंड है उसमें काफी सारे बैक्टीरिया है, वो क्या है, प्रेजेंट है, काफी सारे बैक्टीरिया उस वुंड में है, एंड एविडेंस एविडेंस ऑफ इन्फेक्शन इन्फेक्शन इन वुंड, मतलब कि अब आपको साइन एंड सिम्टम है वो वुंड में इन्फेक्शन के साइन एंड सिम्टम है वो भी दिखने वाले हैं, क्योंकि आपने स्टेबिलिटी को क्या कर दिया है, ब्रेक कर दिया है। अब स्टेबिलिटी को आपने बहुत ज्यादा ब्रेक कर दिया है, तो वहां पे जनरल सी बात है, यदि आप स्टेबिलिटी ब्रेक कर रहे हो तो वहां पे इन्फेक्शन होगा ही होगा। इसको अपन बोलते हैं कंटामिनेट वुंड। इसके बाद में एक लास्ट वुंड और आता है, इसका तुम एक एग्जाम्पल भी लिख लो, यदि आप एग्जाम्पल लिखना चाहो इसका, थोड़ा याद रहे कि गैस्ट्रो सर्जरी में स्पिलेज, भाई ये बहुत कॉमन है, स्पिलेज ऑफ जीआई कंटेंट। भाई जीआई कंटेंट जो आप खाना खा रहे हो ये स्पिल हो गया, जो आपकी इंटेस्टाइन के अंदर जो जीआई कंटेंट भरा हुआ है, वो जीआई कंटेंट यदि स्पिल हो जाता है, फैल जाता है घाव के अंदर, तो इनफेक्शन, कितना भयंकर इन्फेक्शन होने वाला है, क्योंकि उसमें तो बैक्टीरिया बैक्टीरिया होते हैं जीआई, उसमें तो जीआई कंटेंट में तो इसको अपन क्या बोलते हैं, कंटामिनेट वुंड बोलते हैं। इसके बाद अपन लास्ट देखते हैं, एक मिनट, हाँ, इसके बाद यदि अपन लास्ट देखते हैं डर्टी वुंड। डर्टी वुंड क्या होता है इसको समझो। जैसे मैंने बताया कि डायबिटिक फुट है, प्रेशर अल्सर है, बहुत क्रोनिक वुंड होते हैं इन वुंड में, और आपने देखा कि इन वुंड में थोड़े दिन बाद पस पड़ने लग गया, उसमें मवाद पड़ने लग गई, पस पड़ने लग गया व्हाइट व्हाइट, और उसमें अलग सी स्मेल आ रही है, मतलब आप देखते ही कह सकते हो कि आपका जो घाव है वो सड़ चुका है, इसमें बुरी तरह इन्फेक्शन लग गया, घाव सड़ चुका है, उसमें नेक्रोटाइट टिश्यू देखने को मिल रहा है, काले काले धब्बे देखने को मिल रहे हैं, उसमें फंगस देखने को मिल रहा है, तो आप कह सकते हो कि ये तो बहुत खराब घाव है, घाव सड़ चुका है, तो ऐसे घाव का अपन क्या बोलते हैं, डर्टी वुंड बोलते हैं। मतलब आप लिख सकते हो कि मेजर बैक्टीरिया सोर्स इन वुंड, मतलब कि जो वुंड है वो तो उल्टा बैक्टीरिया का सोर्स बन चुका है, बहुत घाव सड़ चुका है, या अपन इसको ये भी लिख सकते हैं कि प्लूरेंट पस नेक्रोटाइट टिश्यू
पस हो गया, नेक्रोटाइड टिश्यू हो गए, है ना। और आप क्या लिख सकते हो, सॉरी, इन्फेक्शन है वो विजिबल इन वुंड, जो वुंड में वो इन्फेक्शन है वो भी क्या हमको खुलेआम दिखाई दे रहा है। ऐसे जो इन्फेक्शन होते हैं, वुंड होते हैं, इनको अपन क्या बोलते हैं, डर्टी वुंड बोलते हैं। ओके, ऐसे इन्फेक्शन को अपन क्या बोलते हैं, डर्टी वुंड बोलते हैं। ओके, अब अपन यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि अपन ने वुंड को ये भी पढ़ा कि वुंड कितने टाइप के होते हैं, है ना, कि कितना गंदा वुंड है, इसको अपन बोला डिग्री ऑफ कंटामिनेशन। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी लोग इसको आपसे पूछ सकते हैं। अब अपन लास्ट और पढ़ते हैं, एक और पढ़ते हैं कि डेप्थ ऑफ वुंड के हिसाब से वुंड कितने टाइप के होते हैं, डेप्थ ऑफ वुंड के हिसाब से, है ना। तो लिखो लास्ट, अकॉर्डिंग टू डेप्थ ऑफ वुंड, कि जो आपका घाव है वो कितना गहरा है, उसके हिसाब से आपका जो वुंड है वो कितने टाइप का होता है, डेप्थ ऑफ वुंड इसको बोलते हैं। तो डेप्थ ऑफ वुंड के हिसाब से देखें तो आपका जो घाव है वो देखो दो टाइप का होता है, एक होता है पार्शियल थिकनेस, क्या होता है, एक होता है पार्शियल थिकनेस, ठीक है, और एक होता है आपका फुल थिकनेस। एक होता है पार्शियल थिकनेस और दूसरा होता है आपका फुल थिकनेस ऑफ द वुंड, है ना। अब क्या होता है समझो इसको, मैं सिंपल तरीके से आपको समझाता हूँ, ज्यादा मैथ नहीं लगाता, सिंपल तरीके से समझाता हूँ। आप यदि स्किन में ऊपर से लेके नीचे जाते हो तो कौन कौन सी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है, ये समझो। सबसे पहले जो स्ट्रक्चर देखने को मिलती है वो होती है आपकी एपिडर्मिस, जो आपकी स्किन की सबसे ऊपर की लेयर है उसको क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे जाते हो तो आपको क्या देखने को मिलता है, डर्मिस देखने को मिलती है, ठीक है। एपिडर्मिस के नीचे क्या देखने को मिलती है, डर्मिस। अब इनकी भी आप जब स्किन वाला चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा तो इनकी भी काफी सारी लेयर होती हैं, अभी अपन इतना नहीं पढ़ रहे। डर्मिस के नीचे जाते हो तो आपको क्या देखने को मिलता है, आपको देखने को मिलेगा, चलो एक मिनट, आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा सबक्यूटेनियस फैट। क्या, सबक्यूटेनियस फैट, या आपको फैट देखने को मिलने वाला है, ठीक है। फैट के नीचे जाओगे तो आपको मसल्स देखने को मिलेगी, और मसल्स के नीचे जाओगे तो आपको बोन देखने को मिलने वाली है। तो आपको ये स्ट्रक्चर ऐसे देखने को मिलती है, सबसे ऊपर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे डर्मिस, डर्मिस के नीचे आपको फैट, फैट के नीचे मसल्स, मसल्स के नीचे बोन, ठीक है। अब यदि आपका कोई भी, सपोज करो यदि कोई इंफेक्शन है, कोई भी वुंड है, वो एपिडर्मिस को और थोड़ा बहुत पार्ट डर्मिस का इफेक्ट कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे पार्शियल, पार्शियल वुंड, ठीक है। ऐसा वुंड जो, सॉरी, ऐसा वुंड जो एपिडर्मिस को इफेक्ट कर रहा है और डर्मिस का थोड़ा बहुत पार्ट इफेक्ट कर रहा है, उसको अपन क्या बोलेंगे, पार्शियल वुंड बोलेंगे। और ऐसा वुंड, एक मिनट, ऐसा वुंड जो डर्मिस, एपिडर्मिस, डर्मिस को इफेक्ट कर रहा है, साथ में फैट, मसल्स, बोन या डर्मिस से नीचे वाले पार्ट को इफेक्ट कर रहा है, उसको अपन बोलते हैं फुल थिकनेस वुंड। अब इनको कैसे लिखेंगे, एक बात और सुन लो, कि जो पार्शियल थिकनेस वुंड होता है ये फिर भी पेनफुल होता है, जबकि फुल थिकनेस वुंड होता है वो पेनफुल नहीं होता, ये पेनलेस होता है। इसको मैं आपको समझाता हूँ क्यों, ये पेनलेस होता है जबकि ये पेनफुल होता है, ठीक है। इसका रीजन ये बताया जाता है कि जो आपकी नर्व होती है ना, नर्व, जो आपके पेन को ले जाने वाली नर्व होती है, नोसो रिसेप्टर होती है, ये आपके डर्मिस की जो बेसिक लेयर होती है, मतलब नीचे नीचे वाली डीप डर्मिस होती है, उसमें प्रेजेंट होती है। क्या बोल रहा हूं मैं, कि जो नर्व होती है, जो नोसो रिसेप्टर नर्व होती है, जो पेन का सेंसेशन लेके जाती है, वो डर्मिस के बॉटम पे होती है, मतलब कि डीप डर्मिस में होती है। अब यदि आपका घाव डर्मिस को पूरी को क्रॉस कर चुका, सबक्यूटेनियस फैट में चली चुका, तो मतलब कि वो नर्व डैमेज हो चुकी है, वो नर्व ही नहीं रही। अब जब नर्व ही नहीं रही तो आपको पेन भी नहीं होगा, तो इसलिए कहा जाता है यदि आपका घाव डर्मिस से नीचे चली गया, डीप हो गया, तो उसमें पेन नहीं होगा, क्योंकि वहां पे नर्व ही नहीं होती। नर्व जो पेन को ले जाने वाली नोसो रिसेप्टर होती है वो डैमेज हो चुकी होती है, ठीक है। जबकि ऐसा घाव जो एपिडर्मिस और डर्मिस, सुपरफिशियल डर्मिस पे है, उनमें आपको नर्व इंटैक्ट रहती है, तो वो पेनफुल होता है। क्लियर हुई इतनी बात। अब इनको अपन लिख लेते हैं सिस्टम वाइज। अपन ने पहला पढ़ा पार्शियल थिकनेस वुंड, पार्शियल थिकनेस वुंड। तो क्या होता है पार्शियल थिकनेस वुंड, ऐसा वुंड जो कि एपिडर्मिस और पार्ट ऑफ, सम पार्ट ऑफ डर्मिस को इफेक्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पार्शियल थिकनेस वुंड। तो वुंड दैट डैमेज या इन्वॉल्व एपिडर्मिस और पार्ट ऑफ डर्मिस, ठीक है। और ये क्या होता है, पेनफुल बिकॉज नर्व इंटैक्ट, जो नर्व है वो भी क्या है, इंटैक्ट है, इसलिए वो पेनफुल होता है। जबकि दूसरा आता है आपके, कौन सा आता है, फुल थिकनेस
फुल थिकनेस वुंड, ठीक है। तो फुल थिकनेस वुंड क्या होता है? वुंड दैट इन्वॉल्व या डैमेज बियॉन्ड, बियॉन्ड की स्पेलिंग सही लिख लेना, ये वाई आप गलत हो गया, बियॉन्ड मैं लिख ही देता हूँ, बियॉन्ड डर्मिस स्ट्रक्चर, जो डर्मिस के ऊपर वाली स्ट्रक्चर होती है, एग्जाम्पल आप लिख सकते हो फुल डर्मिस। उसके बाद में आप लिख सकते हो आपके सबक्यूटेनियस फैट, सॉरी, उसके बाद में आप लिख सकते हो सबक्यूटेनियस फैट, उसके बाद में आप लिख सकते हो मसल्स, उसके बाद लिख सकते हो बोन, ठीक है। ये लिखो आपकी, ये क्या होता है? पेनलेस होता है बिकॉज नर्व ऑल्सो डैमेज, यहाँ पे नर्व भी डैमेज होती है, इसलिए ये भी क्या होता है? पेनलेस होता है। तो इस तरीके से अपन ने पढ़ा आज की क्लास में कि अपन ने काफी सारे वुंड के टाइप पढ़ लिए कि कौन कौन से टाइप के हमको वुंड देखने को मिलते हैं, तो सबको डिटेल में पढ़ा। आपके यदि थ्योरेटिकल एग्जाम में होता है तो उनको भी ये फायदा है, ठीक है। जिसमें अपन ने सबसे पहले ड्यूरेशन के हिसाब से पढ़ा था, अक्यूट और क्रोनिक, स्किन इंटेग्रिटी के हिसाब से ओपन एंड क्लोज, कंटामिनेशन के हिसाब से क्लीन, कंटामिनेट, क्लीन कंटामिनेट, कंटामिनेट एंड डर्टी, और लास्ट में पढ़ा था डेप्थ ऑफ वुंड, बल्कि फुल थिकनेस और पार्शियल थिकनेस, ठीक है। अब एक टॉपिक और पढ़ते हैं अपन आज, जिसमें अपन पढ़ते हैं वुंड हीलिंग, फैक्टर दैट अफेक्टिंग वुंड हीलिंग, है ना। अपन पढ़ते हैं फैक्टर अफेक्टिंग नॉर्मल वुंड हीलिंग, जो नॉर्मल वुंड हीलिंग को इफेक्ट करते हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर है, तो हेडिंग डालू, फैक्टर अफेक्ट फैक्टर इफेक्ट वुंड हीलिंग, ऐसे फैक्टर जो कि वुंड हीलिंग को इफेक्ट करते हैं वो कौन कौन से हैं, उनको अपन पढ़ लेते हैं। या अपन लिख सकते हैं डिले वुंड हीलिंग के कोज, डिले वुंड हीलिंग, ऐसे फैक्टर जो कि डिले वुंड हीलिंग करते हैं वो कौन कौन से हैं। ओके, अपन वन बाय वन करके पढ़ते हैं एक एक, है ना। सबसे पहला फैक्टर की यदि अपन बात करते हैं तो वो होता है आपकी हाइपर टेंशन। क्या होता है? हाइपर टेंशन। देखो मैं आपको बताऊंगा कि नॉर्मल कोई भी वुंड हील होता है ना, उसके लिए क्या चाहिए होता है? नॉर्मल इन्फ्लामेशन प्रोसेस, वहां पे इन्फ्लामेशन अच्छी तरह हो, मतलब कि इन्फ्लामेशन का मतलब कि वहां पे डब्ल्यूबीसी होती है, आपकी जो मैक्रोफेज होती है वो सफिशिएंट अमाउंट में वहां पे आए, और जो एक्स्ट्रा एंटीजन आया है या कोई भी फैक्टर आए हैं उनको किल करे और उनको कचरा साफ करे, ये नॉर्मल इन्फ्लामेशन वहां पे होना चाहिए। नॉर्मल इन्फ्लामेशन के लिए नॉर्मल वहां पे ऑक्सीजन का फ्लो होना चाहिए, या नॉर्मल ब्लड फ्लो का, नॉर्मल ब्लड फ्लो का तो वहां पे नॉर्मल ऑक्सीजन का फ्लो होगा, नॉर्मल ऑक्सीजन का फ्लो होगा तो वहां पे जो फाइब्रोसन, कोलेजन, ये फाइबर जो घाव को भरने में हेल्प करते हैं, कोलेजन हो गया, ग्रेनुलोसाइट बोलते हैं इनको, ये वहां पे इकट्ठे होंगे, और इकट्ठे होने के बाद वहां पे प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा, प्रॉपर उनको ऑक्सीजन मिलेगा, तो वो घाव भरता है। नॉर्मल अभी ये प्रोसेस समझो कि यदि किसी घाव में को भरना हो, हीलिंग हो, तो वहां पे नॉर्मल ब्लड का फ्लो होना चाहिए, उसके बाद में नॉर्मल ऑक्सीजन का फ्लो होना चाहिए, उसके बाद में नॉर्मल न्यूट्रिशन का फ्लो होना चाहिए। यदि ये सब नॉर्मल फ्लो होगा तो वहां पे जो कोलेजन टिश्यू होते हैं, जो फाइब्रोजन टिश्यू होते हैं, वो नॉर्मल ग्रोथ करते हैं, और नॉर्मल ग्रोथ के बाद में वहां पे घाव भरने लगता है। तो नॉर्मल इतना सा अपन को कंडीशन देनी है किसी घाव को भरने के लिए कि वहां पे ब्लड का फ्लो नॉर्मल हो, ठीक है। अब हाइपर टेंशन है, किसी इंसान को हाइपर टेंशन है तो उसका घाव इसलिए नहीं भरता, उसका घाव इसलिए नहीं भरेगा कि भाई हाइपर टेंशन है तो वो मोलिक्यूल है वो रुकेंगे ही नहीं ना, हाइपर टेंशन जब हो जाता है ना तो ऑर्गन को ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाती है। यदि अपन कहें कि किसी टिश्यू का परफ्यूजन, यदि हमको अक्यूट मतलब प्रॉपर अमाउंट में हमको टिश्यू का परफ्यूजन चाहिए ना, तो आपका बीपी नॉर्मल रेंज में ही होना चाहिए, जो कितना होता है 120 से 140 वाला सिस्टोलिक और 80 से 90 वाला आपका डायस्टोलिक वाला होना चाहिए, यही नॉर्मल बीपी होना चाहिए। यदि इससे कम हो रहा है, हाइपोटेंशन हो रहा है, तो भी टिश्यू परफ्यूजन इफेक्ट होगा, और यदि इससे ज्यादा हो रहा है तो भी टिश्यू परफ्यूजन क्या होता है? इफेक्ट होता है। टिश्यू को प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं मिल पाता, अमाउंट में ब्लड नहीं मिलेगा तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा। यदि ये सभी नहीं मिलेंगे तो वहां पे जो फाइब्रोजन होते हैं, जो घाव को भरने के लिए फाइबर बनते हैं, फाइबर होते हैं, वो नहीं बनेंगे और आपकी वुंड हीलिंग नहीं होगी। इसलिए तो जब आप पीएसी कराते हो, कभी ऑपरेशन होता है तो ऑपरेशन से पहले अपन प्री एनेस्थेटिक चेकअप कराते हैं, पीएसी कराते हैं। यदि किसी का बीपी बढ़ा हुआ होता है तो उसकी ओटी कैंसिल कर देते हैं एनेस्थीसिया वाले, और कह देते हैं कि आप ये दवा लो तो 3 या 4 दिन बाद दोबारा आना, या 1 वीक बाद दोबारा आना, उसके बाद देखेंगे आपको, ठीक है। तो ये सब क्यों होता है? प्रॉपर अपन को क्या चाहिए होता है? ब्लड प्रेशर चाहिए होता है, जिससे कि टिश्यू परफ्यूजन क्या हो, मेंटेन रहे, ठीक है।
यदि बीपी ज्यादा रहेगा तो टिश्यू परफ्यूजन होगा नहीं, और नहीं होगा तो आपका वुंड हीलिंग नहीं होगा। तो पहला कॉज है हाइपरटेंशन। यदि किसी का बीपी बढ़ रहा है ऑपरेशन के बाद में, इसलिए यदि आप किसी घर में किसी का ऑपरेशन कराते हो तो ऑपरेशन के बाद में उसका बीपी आपको मेंटेन रखना है, बीपी ना हो, नहीं आपका घाव नहीं भरेगा। दूसरा फैक्टर होता है स्मोकिंग। क्या होता है? स्मोकिंग। आपको मैं बता दूं कि जो स्मोकिंग होती है उसमें एक सब्सटेंस होता है निकोटीन। आप लोग जानते होंगे काफी लोग ऐसे होते हैं कि जो जिनके भाई सुबह फ्रेश ही तब होते हैं जब वो एक दो बार सुट्टा मार ले। ठीक है, स्मोकिंग आपके ऑर्गनों को बहुत डैमेज करते हैं, इवन आपकी वेसल्स को डैमेज करती है। क्यों करती है? आपकी हार्ट डिजीज, जो हार्ट की डिजीज होती है उनका भी मेन कारण क्या होता है? आपके स्मोकिंग होता है। क्यों होता है इसको समझिएगा आप, है ना। क्या होता है कि जब कोई इंसान स्मोकिंग करता है तो उस स्मोकिंग में निकोटीन होता है, जैसा आप सबको पता है। वो निकोटीन क्या करता है? वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होने से क्या होता है? आपका बीपी बढ़ता है, वेसल्स डैमेज होती है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, बीपी बढ़ता है। और जब बीपी बढ़ गया तो टिश्यू को परफ्यूजन सही तरह नहीं होगा। टिश्यू को परफ्यूजन सही तरह नहीं होगा तो उसको टिश्यू को मिलने वाली ऑक्सीजन, उसको मिलने वाली जो ऑप्टिमम अमाउंट में न्यूट्रिशन है वो भी नहीं मिल पाएंगे। तो जब न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएंगे, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएंगे, तो वहां पे फाइबर नहीं बनेंगे, जिससे आपका वुंड हीलिंग नहीं होगा। इसलिए आप सबको पता है कि डॉक्टर ये भी पूछता है कि आप स्मोकिंग तो नहीं करते, आप सिगरेट तो नहीं पीते, और पूछता है कि आप लास्ट टाइम सिगरेट कब पी थी। यदि आपने सिगरेट अभी ऑपरेशन से पहले, जनरली बताया जाता है 4 से 6 वीक पहले स्मोकिंग को क्या कर देना होता है, बिल्कुल अवॉइड करने की डॉक्टर सलाह देता है, वरना आपके घाव नहीं भरेंगे। या ये भी कहता है कि जब ऑपरेशन हो चुका है उसके बाद तो बिल्कुल ही स्मोकिंग नहीं करनी है आपको, जब तक घाव नहीं भर जाए। ठीक है, क्योंकि स्मोकिंग भी कहीं ना कहीं आपके घाव को, वुंड हीलिंग को भरने में क्या करती है? इंटरप्ट करती है। ये बात समझ में आई? तो आपको स्मोकिंग भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है घाव ना भरने का। तीसरा फैक्टर होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस में तो आप सबको पता है कि स्ट्रेस क्यों? क्योंकि जब आप इंसान स्ट्रेस में होता है, टेंशन में होता है, उसको 10 तरीके की टेंशन होती है, तो आपके जो एड्रिनल कोर्टेक्स में एक हार्मोन होता है, ग्लूकोस्टेरॉइड टाइप का हार्मोन होता है, कोर्टिसोल, वो ज्यादा रिलीज होने लगता है। और आपको पता है कि कोर्टिसोल एक तरह का स्टेरॉइड हार्मोन है। जब कोर्टिसोल आपकी बॉडी में ज्यादा हो जाएगा तो आपकी बॉडी में कोर्टिसोल ज्यादा हो जाएगा तो आपका बीपी भी बढ़ने लगेगा। स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं, कहीं ना कहीं आपके बीपी को बढ़ाते हैं, तो आपका बीपी बढ़ने लग जाएगा। और ऐसे ही बताते हैं कि जब स्टेरॉइड होगा तो आपकी बॉडी में शुगर बढ़ेगा। स्टेरॉइड होते हैं वो कहीं ना कहीं शुगर को बढ़ाते हैं, इंसुलिन प्रोडक्शन को कम करके शुगर को बढ़ाते हैं। इसलिए तो बताते हैं कि डायबिटिक वाले पेशेंट होते हैं उनमें कभी भी आप डेक्सोना, डेक्सामिथासोन या आप कोई भी प्रेडिनिसोन स्टेरॉइड का यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? कि स्टेरॉइड कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में शुगर को बढ़ाता है। अब यदि ये बताओ कोई इंसान टेंशन में है, स्ट्रेस में है, उसकी बॉडी में कोर्टिसोल रिलीज होगा, तो कोर्टिसोल एक तो क्या शुगर को बढ़ाएगा, शुगर बढ़ाएगा तो आपके बैक्टीरिया है वो चिपके चिपके बैक्टीरिया आ जाएंगे। शुगर में ऐसे वुंड हीलिंग डिले होती है क्योंकि जो घाव होता है उसमें काफी सारा न्यूट्रिशन आ जाता है, और न्यूट्रिशन खाने के लिए, मीठे को खाने के लिए तो बैक्टीरिया बैठेंगे, बैक्टीरिया बहुत ज्यादा होती है, इन्फेक्शन जल्दी से वहां पे हील नहीं होता। दूसरा फैक्टर होता है कि कोर्टिसोल है वो आपका बीपी बढ़ाता है, आपको हाइपरटेंशन कोज करेगा। स्ट्रेस में जब तो कहते हैं कि बीपी बढ़ने लग जाता है। क्यों बढ़ने लग जाता है? क्योंकि आपकी बॉडी में कोर्टिसोल रिलीज होता है। जब बीपी बढ़ जाएगा टिश्यू का परफ्यूजन क्या होगा? कम होगा। टिश्यू का परफ्यूजन कम होगा, उससे ऑक्सीजन कम हो जाएगी, उसमें ऑक्सीजन कम होगी, न्यूट्रिशन कम होगा, फाइबर प्रोडक्शन कम हो जाएगा, और इंसान के घाव भरने में दिक्कत होगी। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर अपन बात करते हैं प्रेशर का। क्या बात करते हैं? प्रेशर की बात करते हैं। प्रेशर किस तरीके से आपको इफेक्ट करता है बॉडी को? जैसा आप समझते हो कि यदि किसी जगह किसी पॉइंट पे बहुत लंबे टाइम से प्रेशर रहता है, जैसे सैक्रल रीजन पे हो गया, बेड रिडन पेशेंट होते हैं उनमें काफी लंबे टाइम से एक ही पॉइंट पे प्रेशर काफी लंबी टाइम तक रह गया, तो उस पॉइंट की जो ब्लड सर्कुलेशन है, ब्लड फ्लो है, उस पॉइंट पे वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है, और उस पॉइंट पे स्टीमिया होता है। सपोज करो मैं 1 महीने तक इस पॉइंट पे लगातार प्रेशर लगा के रखूं, तो इस पॉइंट पे प्रेशर लगा के रख रखा है, तो यहाँ पे आने वाला जो सर्कुलेशन है वो क्या हो जाएगा? रप्चर हो जाएगा। यहाँ पे सर्कुलेशन नहीं पहुंचेगा, यहाँ पे ब्लड फ्लो मेरे नहीं पहुंचेगा इस पॉइंट पे। अब जब ब्लड फ्लो नहीं पहुंचेगा तो यहाँ पे ना ऑक्सीजन पहुंचेगी, ना यहाँ पे न्यूट्रिएंट पहुंचेंगे, और यहाँ पे इंसान को जब ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट नहीं पहुंचेंगे तो यहाँ की सेल क्या होने लगेगी? डेथ होने लगेगी। इसी को अपन क्या बोलते हैं? प्रेशर अल्सर बोलते हैं। अब आपको ये भी पता है कि यदि मान लो मेरे यहाँ पे घाव हो गया तो इस घाव को ट्रीट करने के लिए क्या करना है? यहाँ पे अच्छी तरह फ्लो बढ़ाऊं मैं ब्लड का। अब यदि यहाँ पे लगातार मैं प्रेशर लगा के रखता हूँ तो यहाँ पे दोबारा ब्लड का फ्लो पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा, बिल्कुल नहीं पहुंच पाएगा। तो जब ब्लड का फ्लो ही नहीं पहुंच पाएगा, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी घाव को, उसको न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा, उसकी वजह से क्या होगा? वहां पे दोबारा आपको देखने को मिलेगा कि सर्कुलेशन नहीं हुआ, तो वहां पे फाइबर ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, घाव नहीं भर पाएगा। इसको पर क्या बोलते हैं? प्रेशर बोलते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है इडीमा। यदि कहीं पे स्वेलिंग आती है, स्वेलिंग भी वुंड हीलिंग को क्या करती है?
रप्चर करती है। क्यों? एडिमा भी तो कहीं ना कहीं प्रेशर ही डालती है ऑर्गन पे। यदि कहीं पे एडिमा हो गया, सूजन हो गया, तो उसका जो फ्लूइड है वो भी कहीं ना कहीं उस पे क्या डालने वाला है, प्रेशर डालता है। ठीक है, क्लियर हुई ये बात आपको? ओके, सॉरी। तो इस तरह से मैंने एडिमा पढ़ लिया था। ठीक है, इसके बाद में मैं आपको बता रहा था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और बताता हूँ। जैसे नेक्रोसिस होता है, इन्फेक्शन हो गया। पहली बात तो इन्फेक्शन लेते हैं। इन्फेक्शन तो आपको पता है कि कहीं पे इन्फेक्शन हो गया तो कहीं ना कहीं वो घाव है उसको और डैमेज करेगा। यदि किसी वुंड में इन्फेक्शन हो जाता है तो जो होने वाला घाव है उसको और डैमेज करेगा। इन्फ्लामेटरी प्रोसेस है इसको बिल्कुल रोक के रख देगा। जो वुंड हीलिंग का प्रोसेस है इसको बिल्कुल रोक के रख देगा। अपन आगे बढ़ेंगे वुंड हीलिंग के क्या क्या स्टेप होते हैं, लेकिन इनको बिल्कुल वो क्या कर देगा, सिजेट कर देगा, रोक के रख देगा। तो इन्फ्ला जहां भी इन्फेक्शन लग गया ना घाव में, जब तो अपन स्ट्राइल ड्रेसिंग करते हैं, इसलिए कर रहे हैं स्ट्राइल ड्रेसिंग कि उसमें इन्फेक्शन ना लग जाए। यदि इन्फेक्शन लग गया तो घाव नहीं भरने वाला इतना इजीली, उसको एंटीबायोटिक थेरेपी पे उनको रखना पड़ेगा। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं सातों पॉइंट। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं इनको समझना। एक आता नेक्रोसिस, नेक्रोटिक टिश्यू। यदि आपको किसी घाव में, समझना, यदि आपको किसी वुंड में, आप वुंड को असेस करते हो, आपने ड्रेसिंग हटाई और आपने वुंड को देखा, यदि उसमें कहीं ना कहीं आपको काली काली लेयर देखने को मिल रही है, ब्लैक लेयर देखने को मिल रही है, ब्लैक पॉइंट देखने को मिल रहे हैं, आप समझ जाओ कि यहाँ पे जो टिश्यू है वो नेक्रोटाइज्ड टिश्यू है, डेड टिश्यू आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, ऐसे टिश्यू को अपन क्या बोलते हैं, डेड टिश्यू। ठीक है, वहां पे आपको कुछ डेड टिश्यू देखने को मिलते हैं। डेड टिश्यू क्यों होते हैं? मान लो आप इन्फेक्शन हो गया, ये वहां पे सर्कुलेशन नहीं पहुंच पाया, तो वहां उस घाव के एरिया पे कुछ सेल है उनकी डेथ हो जाती है, वो डेड टिश्यू होते हैं, नेक्रोटाइड टिश्यू बोलते हैं, जो आपको ब्लैक ब्लैक लेयर में आपको देखने को मिलेगी। अब क्या होता है, यदि आपने घाव देखा और आपने देखा कि यहाँ पे तो ब्लैक ब्लैक टिश्यू, नेक्रोटाइड टिश्यू है, तो क्या होने वाला है, वो भी वुंड हीलिंग को क्या करते हैं, डिले करते हैं। क्यों? क्योंकि जहां पे कोई घाव काला हो जाता है, काला पड़ जाता है, उसका मतलब है कि वहां पे प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही है, वहां पे प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक है, मतलब पहला इंडिकेशन तो ये है कि आपका वुंड हीलिंग स्लो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे पुअर ऑक्सीजन है। ठीक है, दूसरा फैक्टर ये कहता है कि यहाँ पर जो नेक्रोटाइड टिश्यू है, कोई भी डेड टिश्यू है, तो आपको पता है कि डेड टिश्यू के आसपास तो हरदम बैक्टीरिया रहेंगे ही रहेंगे। मतलब कि जहां पे नेक्रोटाइड टिश्यू है वहां पे ना तो पुअर ऑक्सीजन होगा, मतलब एक तो पुअर परफ्यूजन होने वाला है, क्योंकि जहां पे जो ऑर्गन डैमेज हो गया, डेथ हो गई, उसको ऑक्सीजन थोड़ी मिलेगी फिर। ठीक है, जो डेड हो गया उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो उस पूरे वुंड को ऑक्सीजन नहीं मिल रही। पहला रीजन तो ये, और दूसरा रीजन ये होगा क्योंकि वहां पे वो इन्फेक्शन का सोर्स बन जाता है। ठीक है, वो इन्फेक्शन का सोर्स बन जाता है, इस वजह से वहां पे वुंड हीलिंग बहुत डिले होती है। ठीक है, तो यदि आपको कहीं ना कहीं काला धब्बा देखने को मिल रहा है तो उसका एक ही तरीका होता है कि खुरच खुरच के उस काले धब्बे को हटा दो, उस काले धब्बे को स्क्रैप कर दो। ठीक है, काट के हटा दो। इसी चीज को अपन क्या बोलते हैं, वुंड डिब्राइडमेंट। क्या बोलते हैं, वुंड डिब्राइडमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो यदि आपको कहीं नेक्रोटाइज टिश्यू देखने को मिल रहा है, काली काली लेयर आपको तो घाव में देखने को मिल रही है, इसका मतलब है कि वहां पे ना तो पुअर ऑक्सीजन हो रहा है और वहां पे बैक्टीरिया का सोर्स बन गया है। इसलिए हमको क्या करना है, जो काली जो परत बन रही है उसको काट के हटा देनी है। इसी चीज को अपन बोलते हैं वुंड डिब्राइडमेंट। अदरवाइज इन्फेक्शन और डिले होगा उसमें, सॉरी, वुंड और डिले हीलिंग होगा और उसमें इन्फेक्शन भी लगेगा। ठीक है, क्लियर बात? इसको अपन बोलते हैं नेक्रोटाइज टिश्यू, और इसको सही करने के लिए आपको वुंड को डिब्राइड करना होता है। इसके बाद में एक और पढ़ते हैं अपन, डीप, वो मतलब डेसिकेशन। डेसिकेशन मतलब समझते हो आप क्या होता है? डेसिकेशन का मतलब होता है कि कोई भी वुंड होता है वो क्या हो गया, बहुत ज्यादा ड्राई हो गया, है ना? तो आप लिख सकते हो इसको, डेसिकेशन मतलब कि ड्राइनेस ऑफ द वुंड, ड्राइनेस ऑफ वुंड। सपोज करो कोई वुंड है ना, घाव है, आपने घाव लगा, आप दर्द सहन करते गए, आप डॉक्टर को दिखाने नहीं गए, आपने मतलब कि ड्रेसिंग नहीं कराई। यदि आप किसी घाव को खुला छोड़ देते हो तो वो घाव क्या होता है, बिल्कुल ज्यादा सूख जाता है, ड्राई हो जाता है ना? ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ वुंड, वुंड का एक्सपोजर हुआ है इन एयर, एयर में जो वुंड है वो एक्सपोज हुई है, आपने उसको लंबे टाइम तक खुला छोड़ दिया घाव को, तो वो घाव की जो भी मॉइस्ट थी वो उड़ के चली गई है, घाव बिल्कुल ड्राई हो गया है ना? इसलिए आपके घाव में बिल्कुल ड्राइनेस आ चुकी है, घाव बिल्कुल सूख जाता है। जब घाव सूख जाता है बिल्कुल, उसमें बिल्कुल पपड़ी पपड़ी जमने लग जाती है, उस कंडीशन को बोलते हैं डेसिकेशन। अब ये याद रखना कि कोई भी घाव वुंड हीलिंग के लिए आपको प्रॉपर मॉइस्ट चाहिए होती है, ना तो बहुत ज्यादा सूखा होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा गीला होना चाहिए। नो टू मच वेट, नो टू मच ड्राई, ऑप्टिमम मॉइस्ट, सफिशिएंट फॉर या मैंडेटरी फॉर वुंड हीलिंग।
ठीक है। वुंड हीलिंग के लिए ऑप्टिमम अमाउंट में आपके पास क्या होनी चाहिए, मॉइस्ट होनी चाहिए, ना बहुत ज्यादा ड्राई ना बहुत ज्यादा वेट। बहुत ज्यादा ड्राई होता है उसको क्या बोलते हैं, डेसिकेशन बोलते हैं, और बहुत ज्यादा वेट होता है उसको बोलते हैं मैसिरेशन। ठीक है, तो ना बहुत ज्यादा ड्राई नहीं होना चाहिए, डेसिकेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है बात। डेसिकेशन होगा तो उसको प्रॉपर अमाउंट में फ्लूइड नहीं मिलेगा, वुंड हीलिंग करने के लिए प्रॉपर अमाउंट में फ्लूइड नहीं होगा और वुंड हीलिंग नहीं होगी, तो ये भी एक कोज बनता है, कोज ऑफ डिले वुंड हीलिंग। ये भी डिले वुंड हीलिंग का एक बहुत बड़ा कोज होता है, डेसिकेशन। ठीक है, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो कि क्रेस्ट आर फॉर्म्ड ओवर द वुंड। मैंने बताया ना कि जो वुंड है उसके ऊपर कुछ पपड़ी पपड़ी जमने लग जाती है, इसको अपन क्या बोलते हैं, क्रेस्ट बोलते हैं, और इस कंडीशन को बोलते हैं ड्राइनेस ऑफ द वुंड या डेसिकेशन बोलते हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या करना है आपको, यदि कहीं पे आपको ड्राइनेस आ गई तो ट्रीटमेंट में आप क्या करोगे, आप मॉइस्ट ड्रेसिंग लगाएंगे। बिल्कुल कुछ ड्रेसिंग आती है जिनमें नमी आती है, जो नमी को उड़ने नहीं देती, उसको बोलते हैं मॉइस्ट ड्रेसिंग बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजल ड्रेसिंग आती है, काफी आती है, हाइड्रोजल ड्रेसिंग आती है या हाइड्रोकोलोइडल ड्रेसिंग आती है। तो अपन हाइड्रोकोलोइडल या हाइड्रोजल ड्रेसिंग होती है, इनको ऐसे पेशेंटों में करी जाती है। क्लियर, ताकि वुंड है वो सूख ना जाए। ठीक है, वुंड सूख ना जाए। ठीक है, इसके बाद में मैं एक पॉइंट और बताया आपको, मैसिरेशन क्या होता है, तो अपन मैसिरेशन कर लेते हैं। एक मिनट, कहीं ना कहीं मैसिरेशन होता है वो भी वुंड हीलिंग को डिले करता है, डिले वुंड हीलिंग का कोज बनता है। मैसिरेशन क्या होता है, मैसिरेशन का मतलब होता है टू मच मॉइस्ट अराउंड द वुंड। वुंड के चारों तरफ बहुत ज्यादा मॉइस्चर हो जाना, इसको अपन क्या बोलते हैं, मैसिरेशन बोलते हैं। समझो होता क्या है, होता क्या है इसको समझो, मैसरेशन क्या होता है। सपोज करो आप, एक पानी का टब है, उसमें आपने 2 घंटे तक पैर को डुबा के रखा है, या आप स्विमिंग पूल होते हैं उसमें आप 2-3 घंटे से बैठे हुए हो, या सपोज मानो कि पैर टब में आपने पैर को या हाथ को डुबा के रखा है 1-2 घंटे तक, तो क्या होगा, आपके पैर होते हैं, आपके हाथ है, उनकी स्किन आप थोड़ी अलग अलग टाइप की हो जाती है, थोड़ी आप देखोगे तो स्किन है ना, थोड़ी सॉफ्ट सॉफ्ट स्किन हो जाती है, वो थोड़ी ऊपर होने लग जाती है, थोड़ी अलग ही स्ट्रक्चर बन जाती है। आपके आपने फील करा होगा, कभी ना कभी आपने फील करा होगा, आप 2 घंटे तक अपने पैरों को टब में डाल के रखो, आपके पैर है वो बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट स्किन हो जाती है, स्किन थोड़ी बिल्कुल व्हाइट स्किन होने लग जाती है, सॉफ्ट स्किन हो जाती लगती है और फूलने लगती है स्किन, है ना। तो उसमें क्या होता है कि जब नॉर्मल बहुत ज्यादा मॉइस्ट होता है ना, उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, मैसिरेशन बोलते हैं। जो आपकी स्किन बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो गई ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, मैसिरेशन बोलते हैं। तो ऐसे जो मैसिरेशन वाली कंडीशन होती है ना, उसमें भी आपकी जो वुंड हीलिंग होती है वो क्या होती है, डिले होती है। उन केस में भी जो वुंड हीलिंग है वो काफी डिले होती है। ठीक है, क्योंकि आपकी जो स्किन का जो नॉर्मल बैरियर होता है वो ब्रेक हो जाता है, स्किन बहुत ज्यादा सॉफ्टनिंग हो जाती है। तो लिखो, वुंड या स्किन इज सॉफ्ट, या आप लिख दो, इसको ज्यादातर लिखो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि सॉफ्टनिंग ऑफ द स्किन, सॉफ्टनिंग ऑफ स्किन या वुंड ड्यू टू ड्यू टू एक्सेसिव मॉइस्ट। बहुत ज्यादा मॉइस्ट की वजह से आपकी जो स्किन है वो क्या हो गई है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो चुकी है। एंड बैरियर ऑफ स्किन इज लॉस्ट। जो स्किन का जो नेचुरल बैरियर है वो भी लॉस्ट हो जाता है, जो किसका कोज बनता है, कोज ऑफ डिले वुंड हीलिंग। जो भी डिले वुंड हीलिंग का क्या बनता है, कोज बनता है, वो भी डिले वुंड हीलिंग करता है। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, डिले वुंड हीलिंग बोलते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं मैसरेशन। तो अपने डेसिकेशन पढ़ा, अपने मैसरेशन को पढ़ा, तो ये फैक्टर भी क्या करते हैं, वुंड हीलिंग को डिले करते हैं। एक लास्ट फैक्टर और मैं आपको बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है, लास्ट फैक्टर और अपन पढ़ लेते हैं, बायोफिल्म। आप सबने नाम सुना होगा, बायोफिल्म क्या होती है, इसको भी आप समझो, बायोफिल्म क्या होती है। ठीक है, एक बार मैं आपको समझा देता हूँ कि बायोफिल्म क्या होती है। जब भी क्रोनिक वुंड होता है, क्रोनिक वुंड में ये देखने को मिलती है, और ये बहुत खतरनाक कंडीशन होती है बायोफिल्म। जब भी कोई क्रोनिक वुंड होता है, लंबा घाव हो जाता है, तो उसमें जो बैक्टीरिया, जो पैथोजन होते हैं, वो क्या करते हैं, एक कॉलोनी बना लेते हैं। काफी सारे बैक्टीरिया क्या होते हैं वहां पे इकट्ठा होने लगते हैं, और वो इकट्ठा होने के बाद जो बैक्टीरिया है वो अपने अंदर से लिपोपॉलीसैकेराइड, प्रोटीन और डीएनए ऐसे मॉलिक्यूल और शुगर, लिपोपॉलीसैकेराइड जो शुगर होती है, शुगर, प्रोटीन, कुछ प्रोटीन
और आपके डीएनए ऐसे मॉलिक्यूल है उनको रिलीज करते हैं। काफी सारे बैक्टीरिया इकट्ठे हुए, वहां पे उन्होंने इन केमिकल को रिलीज करा और एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना ली जो आपकी जो घाव है उसको ऊपर से क्या कर लेगी, कवर कर लेगी। अब कवर करने का फायदा क्या होगा वुंड को? वुंड को ये फायदा होने वाला है कवर होने से कि उसमें आने वाली जो अपनी बॉडी की जो इम्यूनिटी आती है ना, अपनी बॉडी की इम्यून सेल है या बाहर से आप कोई भी एंटीबायोटिक क्रीम लगा रहे हो, वो क्रीम या जो आपकी इम्यूनिटी है वो उस घाव के अंदर नहीं जा पाएगी। वो घाव के अंदर नहीं जा पाएगी तो जो बैक्टीरिया है वो और ज्यादा उसके अंदर क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे और घाव है वो और खराब होता जाएगा, घाव और ज्यादा सड़ता जाएगा और उस पे जो टॉपिकल एंटीबायोटिक है उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उन्होंने एक क्या बना ली, प्रोटेक्टिव कवरिंग बना ली। उस प्रोटेक्टिव कवरिंग को अपन क्या बोलते हैं, बायोफिल्म बोलते हैं। उस प्रोटेक्टिव कवरिंग को क्या बोलते हैं, बायोफिल्म बोलते हैं। तो ऐसे घाव, ऐसे क्रोनिक वुंड जिनमें बायोफिल्म बन जाती है उनमें टॉपिकल एंटीबायोटिक ये काम नहीं करती और वुंड हीलिंग है वो क्या हो जाता है, डिले होने लगता है। वुंड हीलिंग है वो क्या होने लगता है, डिले होने लगता है। ठीक है। दूसरी बात, तो इनमें क्या करना होता है, इनमें करना क्या है, आपको सिंपल सा काम करना है। आप औजार उठाओ, तो आप ब्लेड उठाओ, सर्जिकल ब्लेड उठाओ, आर्टरी उठाओ और जो बायोफिल्म है ना उसी को उठा दो, उसी को काट के फेंक दो। उसको क्या होता है, वुंड डिब्राइडमेंट बोलते हैं। तो बायोफिल्म में क्या काम आता है, वुंड डिब्राइडमेंट बोलते हैं। ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि बैक्टीरिया मेक कॉलोनी inside the wound and release some chemical substance like lipopolysaccharide, sugar, protein and DNA। ठीक है। which are जो कि which are make a प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑन वुंड। जो वुंड के ऊपर क्या बनाती है, प्रोटेक्टिंग कवरिंग बनाती है। नॉन एज, उस प्रोटेक्टिव कवरिंग को अपन क्या बोलते हैं, बायोफिल्म बोलते हैं। ठीक है। अब दूसरी बात कि जो ये बायोफिल्म है वो काम क्या करती है, बायोफिल्म प्रिवेंट बैक्टीरिया। जो बायोफिल्म है वो उन बैक्टीरिया को प्रिवेंट करती है, बैक्टीरिया फ्रॉम इम्यून सेल से प्रोटेक्ट करती है एंड टॉपिकल एंटीबायोटिक से उन बैक्टीरिया को क्या करती है, एंटीबायोटिक से उनको बैक्टीरिया को क्या करती है, प्रिवेंट करती है ताकि वो बैक्टीरिया मरते नहीं है। एंड जिससे बायोफिल्म कोज डिले वुंड हीलिंग। ऐसा देखा गया है कि जो डिले वुंड हीलिंग जहां भी देखी गई है वहां पे 50 से 60% घावों में बायोफिल्म ही देखी गई है। कि जब भी वुंड हीलिंग डिले हो जाती है तो 50 से 60% केस ऐसे होते हैं जहां पे बायोफिल्म होती है। तो इनका ट्रीटमेंट क्या है, तो लिखो बायोफिल्म वुंड ट्रीटेड बाय, कैसे ट्रीट होंगे, इनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वुंड डिब्राइडमेंट या आप इसको बोल सकते हो रिमूव बायोफिल्म। हमको बायोफिल्म है उसी को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो अपने ये काफी सारे फैक्टर ऐसे बड़े जो कि वुंड हीलिंग को डिले करने के कारण बनते हैं। ठीक है। कौन कौन से, अपने पहले पढ़ा कि नॉर्मल परफ्यूजन चाहिए जिससे नॉर्मल ऑक्सीजन पहुंचेगी और ऑक्सीजन पहुंचेगी, न्यूट्रिशन पहुंचेगा तो वहां पे जो फाइबर है वो ग्रोथ होंगे और घाव भरेंगे। तो हाइपरटेंशन पढ़ा पहला। दूसरा स्मोकिंग पढ़ा कि स्मोकिंग में आपने निकोटिन होता है। दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी ऑक्सीजन की सैचुरेशन को कम करता है तो वहां भी वुंड हीलिंग डिले हो जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से। स्ट्रेस बताया कि इसमें कोर्टिसोल रिलीज होता है जो शुगर को बढ़ाता है, बीपी बढ़ाता है तो वुंड हीलिंग डिले होगी। प्रेशर बताया कि ये भी प्रॉपर अमाउंट में टिश्यू परफ्यूजन को इफेक्ट करता है। ठीक है। इन्फेक्शन बताया, नेफ्रोटाइट टिश्यू बताया, नेफ्रोटाइट टिश्यू के लिए वुंड डिब्राइडमेंट करना पड़ेगा। और अपन ने पढ़ा कि मैसीरेशन पढ़ा, बहुत ज्यादा गीला नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा सूखा नहीं होना चाहिए जिसको अपने डेसिकेशन पढ़ा। ठीक है। और अपन ने पढ़ा बायोफिल्म। तो ये ऐसे फैक्टर हैं जो कि आपकी वुंड हीलिंग को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। ठीक है। क्लियर है बात। तो अपन ने आज सर्जरी का पहला टॉपिक पढ़ा। क्लास आज की लंबी हो गई है उसके लिए आई एम सॉरी। ठीक है। लेकिन आप पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो, आपको सब समझ में आएगा और हर बुक के आप एमसीक्यू लगाते रहो, आपको अलग ही कॉन्फिडेंस मिलेगा। आपको बहुत डेप्थ में आपको नॉलेज दी जा रही है, आप बस उसको रिसीव करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट का तो इसका मतलब ये मत समझो कि क्वालिटी के साथ समझौता किया जा रहा है, बिल्कुल नहीं किया जा रहा। आपको बहुत अच्छी क्वालिटी में आपको कंटेंट दिया जा रहा है। ठीक है। थैंक यू आज के लिए।